ये गाना मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूं एंड आई होप इसको सुनकर आपको काफी मोटिवेशन मिले। जब सुनील भैया साथ है तोड़ने की क्या बात है, जब सुनील भैया साथ हैं तो डरने की क्या बात है। सुनो मेरे ज्ञानी योद्धा, वक्त अब गेम का है, डर को आज छोड़ दो, गेम अब मेहनत का है। शॉर्टकट चलते नहीं, सीन सिर्फ ग्राइंड का है, जो टिक के पड़ा आखिरी तक रिजल्ट उसके नेम का है। सुन भैया साथ खड़े, टेंशन की कोई बात नहीं, साइंस का हर एक कॉन्सेप्ट आज से अधूरा नहीं, सब कुछ सिखाया जाएगा, नया कुछ भी नहीं, बोर्ड के पेपर में घबराना अब अलाउड नहीं। जब सुनील भैया साथ है तो डरने की क्या बात है, जब सुनील भैया साथ है तो डरने की क्या बात है। वन शॉट हो या एक्सपेरिमेंट, सब कुछ ऑन पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी भी जॉइंट है, समझा के करवाएंगे कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं, ज्ञान योद्धा से ज्ञान और मार्क्स दूर नहीं। Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful level training platform that is Physics Walla। तो मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्यारे सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे, सुन पा रहे, तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, क्या जोश के साथ एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर अपने प्यारे बड़े भैया सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर सुन पा रहे हो, तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप लोग मेरे साथ 9th में रहे, मेरे साथ 10th में रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों का भी स्वागत है। ये जो पुराने बच्चे मेरे से पढ़े हैं, काफी सारी इनकी विशेष मेरे पास आई, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा विवाह हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हो, है ना, हमेशा आप लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, आप लोग हमेशा मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज हम इस पर्टिकुलर बैच में पहली क्लास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज दी उदय बैच, और इसमें हमारी फर्स्ट लेक्चर है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लास्ट 2 सालों से मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, और जेई नीट का बच्चा भी यहां पे आके उदय के लेक्चर्स देख रहा होता है। जब उसको फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो कहता है कि मैं सुनील भैया से ही समझूंगा। यूट्यूब पे जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये गाना आप लोग की कृपा से सारे के सारे वायरल जा चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th के लेक्चर्स। तो बस आप लोग विश्वास होल्ड करना आपके अपने प्रिय पुत्र सुनील, आपके बड़े भैया सुनील भैया के ऊपर। आप निराश नहीं होंगे, मैं आपको सब्जेक्ट फील करा दूंगा, आपको सब्जेक्ट महसूस करा दूंगा, और बस यही है, मेरे पे विश्वास रखो, सब अच्छे से हो जाएगा। मैंने खुद 10th में मेरिट हासिल की है, 12th में करी है, जेई क्लियर किया है, मल्टीपल ओलंपियाड्स क्लियर किए हैं, डीआरडीओ में काम किया है, तो आप टेक्निकल नॉलेज के अंदर सुनील भैया पे पूरा विश्वास रख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट मेरे दोस्तों, तो चालू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वैसे मैंने ब्रिज कोर्स लिया था यूट्यूब पे, जहां पर मैंने सारी बेसिक बातों को अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अभी मैं आपको चीजों को और बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो दोस्तों जो हमारे लेक्चर्स होंगे, क्या हमारे लेक्चर्स नॉर्मल लाइव क्लासेस होंगी? नहीं, इट विल बी मूवी लाइक लाइव क्लासेस, जहां पर बहुत सारी चीजें होंगी। और क्या क्या होगा, मैं 10 मिनट में आपको सारी चीजें ब्रीफ कर दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मेरा नाम ले लीजिए, अंशिका गुप्ता, अक्षता, नैना, स्नेहा। दोस्तों सब कुछ पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिना फॉर्मूला की और फॉर्मूला की दोनों अप्रोचेस दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में। आप कहोगे सुनील भैया मजा आ गया, आज तक सिर्फ फॉर्मूला से किया था ना, मैं बिना फॉर्मूला और फॉर्मूला दोनों अप्रोचेस से दूंगा कंटेंट, आपको मजा आ जाएगा। बस आपको मेरे पे विश्वास रखना है। क्लासेस को एंगेजिंग बनाने के लिए मैं आपको क्या क्या दूंगा, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सुनील भैया क्रिएशंस में लाइव एक्सपेरिमेंट्स, ये चीज हमारे पास होगी। 3D एनिमेशंस एंड सिमुलेशंस, जैसे कि आज की क्लास के बाद एक एनिमेटेड वीडियो जो मैंने खुद से शूट करके खुद से एडिट किया, वो आपके लिए डाल दूंगा। आप देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करना और सीखना उस वीडियो से।
साथ ही साथ एनिमेटेड वीडियोस एंड सॉन्ग्स फॉर रिवीजन, अभी रैप सॉन्ग भी आएगा क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। जैसे क्लास के बिगनिंग में एक सॉन्ग था आपने देखा, वो एआई से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो वो मैंने कैसे बनाया, क्या क्या, वो भी आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ साइंस मूवीज, ये बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। मेरा खुद का इनिशिएटिव है सीखेगा भारत फ्री एआई लर्निंग, जैसे कि मैंने एआई से गाने कैसे बनाए हैं, एआई से पीपीटी कैसे बनाई है, ये इमेज एआई से कैसे जनरेट करी है, ये सारी बातें भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। और सबसे आखिरी में जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसानियत का ज्ञान, यानी कि एमक्यू बिल्डर, मॉरल क्वेश्चन बिल्डर, ये भी आपके लिए क्लासेस में होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकित, ऋचा, अंशिका, सोनू, कनिष्का, अयान, अवंतिका, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यस, मुझे पता है आप लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया, काफी सारे मैसेजेस आप लोगों के मेरे पास भी आए थे, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, इवन कुछ ने लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑब्वियसली रीजन ये था कि विवाह था, तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता था, बहुत जल्दी आ गया हूं मैं। 7 तारीख से छुट्टी पे गया था, 6 तारीख से 6 तारीख से गया था और 20 को मैं वापस लौट आया हूं, और मैंने क्लासेस जो है मतलब 21 को सुबह आया था, 22 से रिज्यूम कर दी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए, अगर आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे मेरा टीचिंग फ्लो क्या है। बहुत सारे बच्चे मेरे से 9th 10th में पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं, तो दे नो माय टीचिंग फ्लो। आप लोग अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं टीचिंग फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। जो भी दिन में टॉपिक्स होंगे वो सारे बता दूंगा कि क्या टॉपिक्स है। उसके बाद सीधा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेट्स प्रैक्टिस में, गिव अ थॉट में, बीट और ब्रेन आउट में, और पीवाईक्यूज वाला, यानी जैसे एनडीए के सवाल अगर आपको करने हैं, जेईई के करने हैं, वो सारे सवाल भी मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। उसके बाद लाइव एक्सपेरिमेंट्स एंड रिवीजन होगा सुनील भैया क्रिएशंस के अंडर में। उसके साथ साथ मैं आपको होमवर्क दूंगा अंडर द कंसेप्ट पॉलिश। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं आपको दूंगा एफिशिएंसी हैक्स, बिकॉज मुझे लगता है आपके दिमाग और बॉडी को साइड बाय साइड एफिशिएंट होना पड़ेगा इस पढ़ाई को करने के लिए, है ना। अभी जैसे ये है ना कि पढ़ना है वो तो सबको पता है, लेकिन हमारी बॉडी में हमें क्या क्या चीजें करनी है, यानी कैसे खाना है, कैसे हमारा शेड्यूल होना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमारे लिए टिप्स है, क्या हमारे लिए हैक्स है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है, फेमेंट टेक्निक क्या होती है, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है ना, आइजनहोवर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये आपकी लाइफ की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सिखाऊंगा। उसके बाद सबसे आखिरी में इंसानियत ज्ञान, यानी कि एमक्यू बिल्डर, मॉरल क्वेश्चन बिल्डर। देखिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपका बिल्ड हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, इमोशनल क्वेश्चन ठोकर खाके, और मॉरल क्वेश्चन यानी सही गलत के बीच का ज्ञान, ये अंतर, ये बहुत जरूरी है। ये इंसानियत ज्ञान में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टीचिंग फ्लो होगा हमारी क्लास के अंडर में। उसके बाद अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप लोग लिखेंगे आए भैया, आए इज अनदर वे टू से यस। यस बोलने का नया तरीका है आए। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए आए भैया। अरे सर मैंने आपके लिए क्लासेस के लिए रुका हुआ था, थैंक यू सो मच, मेरे लिए रुके हुए थे आप, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों को काफी ज्यादा फन आएगा मेरी क्लासेस के अंदर। नहीं, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज कंप्लीटली लाइव, ठीक है। अगर आपको सारी बातें समझ में आ जाए तो एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। आए जो है इसका मतलब होता है यस। यस बोलने का नया तरीका इज आए भैया। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये हमारी क्लास का सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे को कुछ भी आपसे पूछना है कि भाई समझ में आया, तो आप बोलोगे आए भैया, आए भैया, आए भैया, ठीक है। उसके बाद 70% से अगर ज्यादा क्लास सही आंसर देती है तो हम बबल बस लेके आएंगे क्लास के अंदर, यानी कि हम अपने बचपन को वापस से जीने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बबल बस्ट, अभी थोड़ी मशीन खराब सी हो गई है, आई विल रिपेयर इट। तो अगर 70% से ज्यादा क्लास ने सही आंसर किया तो बबल बस्ट आएगा क्लास के अंदर, ऐसे बबल्स निकलेंगे, बचपन को जीने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो हम अपने चाइल्डहुड को रिलीव करने की कोशिश करेंगे और ये आएगा क्लास में। और मैं ये बोलूंगा दोस्तों, जिंदगी में अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। किसी भी प्यारी बहन को, किसी भी प्यारे भाई को कुछ गलत मत बोलना, किसी टीचर को कुछ गलत मत बोलना, बिकॉज बैक एंड में जो टीम बैठी है वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देगी। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन होता है, तो प्लीज सबकी इज्जत करना, वरना आप ब्लॉक हो जाओगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो आए भैया हो गया, 70% से ऊपर में बबल बस्ट हो गया। और अगर आप लोग शायद मैं ही बोलूंगा रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो ब्लॉक हो जाओगे, तो प्लीज ऐसा मत करना। सबकी इज्जत करना, सारे दोस्तों से अच्छे से बात करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और एक अच्छे इंसान बन के यहां से जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से आप जब क्लास से जा रहे हो तो एक अच्छे इंसान बन के भी जा रहे हो,
है ना। और बाकी मैं बता दूं, ये मार्क्स वार्क्स लाइफ में कोई मैटर नहीं करने वाले, या मैंने बता तो रखा है, लेकिन ये मार्क्स से कोई जिंदगी में फर्क पड़ेगा नहीं। आप साइंस को फील करने के लिए पढ़ो, अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने के लिए पढ़ो, रेशनल थिंकर बनने के लिए पढ़ो, नंबरों के लिए मत पढ़ो, है ना। क्योंकि आप उस रेस में दौड़ रहे हो जिस रेस में आप हारोगे ही, आप पे प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, और बेमतलब की रेस है, ठीक है। चलो, तो मेरा पार्ट कौन कौन सा है मैं आपको बता दूं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम को मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, केमिकल और आयोनिक, एंड रीडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो पार्ट है ये आपके सुनील भैया लेंगे यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज बेहतरीन तरीके से दिमाग में बिठा दूं, समझा दूं और फील करा दूं, ठीक है जी सुनील भैया, डन है। उसके साथ ही साथ स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास 11th और 12th का टेलीग्राम चैनल है। 9 10th का जो टेलीग्राम चैनल है वो 1 लाख हो गया है। अब ये जो चैनल है हमारा लगभग 45 to 50 के बीच में है, तो आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 11th एंड 12th, यू कैन ज्वाइन दिस। एंड अब अगर सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार आई भैया लिख देंगे। अब हमारी क्लास का इंट्रोडक्शन होता है यहां पे खत्म। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करना था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा टीचिंग फ्लो क्या है, क्लास के रूल्स क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें आपको क्लियर है। नाउ यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आए भैया लिख देंगे। भाई साहब ये चैट, दोस्तों 1 सेकंड, आपकी चैट हैंग हो चुकी है। लेट मी रिफ्रेश। आइए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, डन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में बात करेंगे मेरी क्लास में। सबसे पहले मैं बात करूंगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये पहला टॉपिक है। फिर इंट्रोडक्शन टू द मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में बात करेंगे। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, और सबसे आखिरी में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। आपको हर एक चीज की क्लियर पिक्चर यहां पर क्लास में मिल जाएगी। डन है सुनील भाई। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जितने भी बच्चे यहां पर हैं, एक बार ध्यान से आप मेरी बात को सुनना कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की इंट्रोडक्शन यानी कि एक्चुअल में वो है क्या, और इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी नीड, जरूरत क्या है, वो हम समझेंगे। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझो। मान लो आप एक दुकान पे गए, आपने उनसे एक मेडिसिन ली। आप मेडिसिन को जैसे ही पीछे देखते हो तो आप देखोगे उस पर कुछ केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं कि जैसे केमिकल ए इतना %, केमिकल बी इतना %, केमिकल सी इतना %। ऐसा होता है ना, हम कोई भी दवाई लेके आते हैं, उसको ऐसे पीछे पर्चे को मोड़ते हैं, ये दवाई में ये केमिकल इतना % है, ये केमिकल इतना %, ये केमिकल इतना %, ये केमिकल इतना % है, दवाई के पीछे लिखा होता है। तो ये जो भी चीज अपने आसपास में देख रहे हो ना, ये सब रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। कैसे? रसायन विज्ञान किस चीज के बारे में बात करता है? किसी भी चीज के कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसे दवाई में कौन सी चीज कितनी गई, वो कॉम्पोजिशन है। साथ ही साथ वो जो कॉम्पोजिशन है, जैसे कि ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, या केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन सारी चीजों पे बात करता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है मेरे दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है मेरे दोस्तों जो चीजों के कॉम्पोजिशन की बात करता है कि कोई चीज किससे बनी हुई है, कैसे 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 बनी हुई है। अब जिस चीज से बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और साथ ही साथ अगर वो इंटरैक्ट करेगा, जैसे वो दवाई के अंदर जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी से किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, कैसी रिएक्शंस होंगी हमारी बॉडी में, उन सारी बातों को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यानी कि आप समझो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो चीजों के कॉम्पोजिशन के बारे में कि एक चीज किससे मिलकर बनी हुई है, उस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है, उस चीज के गुण कैसे हैं, है ना, उस चीज का दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, इन सारी बातों के बारे में हम केमिस्ट्री में चर्चा करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया। अब इस केमिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया कि अरे तो चीजों का कॉम्पोजिशन बताती है, उनका स्ट्रक्चर बताती है, उनके गुण बताती है।
साथ ही साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो बताती है। लेकिन इसकी हमारी जिंदगी में जरूरत क्या है? आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों केमिस्ट्री से भरी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी जिंदगी केमिस्ट्री से भरी हुई है। आप जो फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं केमिस्ट्री की मदद से, है ना, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने बनाया केमिस्ट्री की मदद से, ड्रेन क्लीनर आपने बनाया केमिस्ट्री की मदद से, साबुन बनाया केमिस्ट्री की मदद से, ये जो स्वेटर आपने बनाया यानी कि जो पॉलीमर्स को आपने ज्वाइन करके ये सब बनाया, ये कैसे बनाया? केमिस्ट्री के ज्ञान से, है ना। धातु आपने जमीन से एक्सट्रैक्ट करे, क्लास 10 में हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री के नॉलेज से, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपने बनाई, जैसे कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, अरे उसमें केमिस्ट्री क्या है? CO2 हाई प्रेशर पे उसमें डली हुई होती है। जब आप पीते हो तो जो बर्निंग और शार्प टेस्ट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी केमिस्ट्री का नॉलेज है। ये केमिकल एनिवेज कैसे बना, ये मेडिसिन कैसे बनी, सो दैट ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की नॉलेज चाहिए। अब मेडिसिन से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आया है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव, ये एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आया था। ध्यान से सुनना, क्या है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ? पैराग्राफ ये है, सम ऑफ दीज ड्रग्स। अब ड्रग्स का मतलब हमेशा ही नहीं होता गलत, ड्रग्स जो आपकी दवाइयों में डलती है उनको भी ड्रग्स ही कहते हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। यानी कैंसर की थेरेपी के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ एक ड्रग है दोस्तों AZT, एजिडोथाइमिडीन। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एड्स पेशेंट। यानी एड्स करके एक बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से होती है। उस पर्टिकुलर बीमारी को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए एक ड्रग होता है AZT, इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां पे केमिस्ट्री क्या है मेरे दोस्तों? केमिस्ट्री में हम क्या डील करते हैं कि ये इसका कॉम्पोजिशन, इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, हमारी बॉडी से इंटरेक्शन, ये सब केमिस्ट्री में आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी आ जाएगी। बट ये ड्रग का जो स्ट्रक्चर बना कि भाई ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। अगर रसायन विज्ञान नहीं होगा तो इनके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। तो रसायन विज्ञान साइंस का एक ऐसा स्ट्रीम है जो हमारी मदद करता है इन चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए। केमिस्ट्री के नॉलेज से हम इन सब चीजों को बनाते हैं, इन सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं कितने बच्चे यहां पर इस सवाल को लगा पाते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे आप में से इसको सही आंसर करते हैं। द टू इफेक्टिव ड्रग्स विच एक्ट एज लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर थेरेपी एंड एड्स विक्टिम। यानी पहली तो कैंसर के लिए और दूसरी एड्स के लिए। दो ऑप्शन है, यानी पहली कैंसर के लिए, दूसरी एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो कौन सी कैंसर के लिए और कौन सी एड्स के ट्रीटमेंट के लिए आपको बताना है। इन 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, हसमुख लाल कब आएगा? यार 11th के बच्चे कहते हैं सुनील भैया थोड़ा सा क्लासेस को सीरियस रखो, मतलब एंगेजिंग रखो, बट हसमुख लाल सिमाइला थोड़ा सा किडिश हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है ना, आ जाओ। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। सो टू इफेक्टिव ड्रग्स विच एक्ट एज लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर थेरेपी, है ना, एंड एड्स विक्टिम्स आर। कौन कौन से ड्रग्स हैं इनमें से नाम बताइए, कौन कौन से हैं? कैंसर थेरेपी के लिए कौन सा था? सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल था, है ना। तो सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल कैंसर के लिए, और एड्स के लिए क्या था? AZT था, है ना। ठीक है, हाँ। अब देखो वन बाय वन एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसर थेरेपी के लिए AZT का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हटा दो, है ना। और टैक्सोल का जो इस्तेमाल होता है वो कैंसर के लिए होता है, एड्स के लिए नहीं होता। ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल कैंसर के लिए और इसका इस्तेमाल एड्स के ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, हटा दो। कैंसर थेरेपी के लिए टैक्सोल, सिस्प्लाटिन एड्स गलत है। कैंसर थेरेपी के लिए टैक्सोल और AZT फॉर एड्स विक्टिम बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना, कि यहां पर हमारे पास कैंसर थेरेपी के लिए टैक्सोल और एड्स के लिए AZT हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर है बात? तो डन है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास सी। वेरी गुड, 65.26% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये आपको मेमोरी बेस्ड चीज है, इसको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन, अभिरूप, अभिनव, सिल्की कुमारी,
नीलेश, यादव, शिवदास, माधव, हर्षित बघेल एंड मयंक रावत। तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करता हूं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। केमिस्ट्री है क्या? विज्ञान की वो ब्रांच या विज्ञान की वो स्ट्रीम जो हमारी मदद करती है कि चीजें किससे बनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके गुण क्या है और वो कैसे आपस में इंटरेक्ट या रिएक्ट करती हैं, ये केमिस्ट्री में आता है। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। तो अगर यहां तक आपको पहला टॉपिक समझ में आता तो एक बार आए भैया लगा दीजिए कि केमिस्ट्री हमें समझ में आ गई। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और जरूरत जो है हमारी जिंदगी में वो हमको क्लियर होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? मैंने बहुत छोटी सी बात आपको समझाई, कामना करता हूं बुद्धि में बैठ गई होगी। ठीक है, डन है। यह बात याद रखना, इससे सवाल आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए याद रखना। ठीक है, डन है। अब सुनील भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि किताब में दे रखा है, लेकिन हम शायद उड़ा के उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उड़ा के नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू द मैटर। और मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव्य या पदार्थ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बनता है मैटर। अब मैटर क्या है? ये मैटर क्या है? ये मैटर। और सुनील भैया मैटर वो तो नहीं है कि और मेरी लड़ाई हो गई। हाँ भाई, आबार हमारी लड़ाई हो गई भाई साहब, मैटर उतरी हटी ने, हाँ 10 छोरा ले आओ भाई साहब हटी ने, तो 10 टावर बुला दिए मैंने। और भाई साहब आबार मैंने 10 टावर चावल भाई साहब, हमारी लड़ाई हो गई। हाँ हमारा मैटर हो गया भाई साहब, 10 टावर चावल मैंने। हाँ टाबरा के हाथ में 5 के हाथ में पत्थर दीजिए और 5 के हाथ में डंडा दीजिए भाई साहब, क्यों भैया मेरा मैटर हो गया, लड़ाई हो गई। 10 लड़के भेजो, 5 के हाथ में पत्थर, 5 के हाथ में डंडे देना, लड़ाई हो गई। ये वो मैटर है क्या? नहीं, वो मैटर नहीं है। ये मैटर साइंस का मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है। क्या होता है ये पदार्थ, क्या होता है ये द्रव्य, समझते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज, यानी एनीथिंग मतलब कोई भी चीज जिसके पास क्या है? स्पेस है, यानी वॉल्यूम है। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपकी सराउंडिंग में एक जगह घेरती है, उसके पास वॉल्यूम है, जिसे हिंदी में कहते हैं आयतन है उसके पास। कोई भी चीज जिसके पास आयतन है, वो आपके फिजिकल स्पेस में एक जगह घेरती है, साथ ही साथ उसके पास मास है। यानी दोस्तों क्या है? मास है, यानी कि द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ मैटर है। कोई भी चीज जिसके पास क्या है? वॉल्यूम, यानी कि वो हमारे आउटर जो सराउंडिंग है, नियर बाय सराउंडिंग है, उसमें जगह घेरती है, उसके अंदर मास है। और तीसरा, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उन इंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं। किसी भी एक इंद्री या एक से ज्यादा इंद्री से महसूस कर सकते हैं, यानी किसी भी एक सेंस या एक से ज्यादा सेंस से महसूस कर सकते हैं। सेंसेस क्या है? जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट करना और स्किन से टच करना। हम यहां पर उस चीज को महसूस कर सकते हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से। तो जो भी चीज ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है, कौन से 3 क्राइटेरिया? ये 3 क्राइटेरिया, यानी कि वो जगह घेरती है, उसके पास मास यानी कि द्रव्यमान है, और उसे हम महसूस कर सकते हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से। जो भी चीज ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। क्या 3 क्राइटेरिया है? समझाइए एग्जाम्पल से। एक पेन उठाइए, इस पेन को मैंने रख दिया, पेन को मैंने रख दिया, तो क्या यह पेन यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या यह पेन यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हां जी बिल्कुल, यह पेन यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी इसके पास क्या है? वॉल्यूम है। क्या इस पेन में कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? यस, इस पेन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि मास है। क्या इस पेन को महसूस कर सकते हैं? हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और हम स्किन से इसको टच करके भी फील कर सकते हैं, यानी आंखों से देख सकता हूं और स्किन से टच करके फील कर सकता हूं। तो क्या यह मैटर है? 100% यह मैटर है। तो ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान है, यानी कि मास है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और उसे हम महसूस कर सकते हैं किसी भी एक से ज्यादा सेंस से, वो मैटर है। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किया तो मैटर है। सुनील भैया तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल ना करे तो मैटर मत बोलना उसको, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी क्या हमारी बॉडी जगह घेरती है? बिल्कुल जगह घेरती है। क्या हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? हाँ, मास है ना, जिसको आप मेजर भी करते हो इन टर्म्स ऑफ वेट, मेजर करते हो ना। हाँ, साथ ही साथ क्या आप ह्यूमन बॉडी को परसीव कर सकते हो? अभी आप मेरे को देख सकते हो। हाँ, कल को आप मेरे से मिलोगे, आप हाथ मिलाओगे या आप नमस्ते करोगे, हाथ मिलाओगे तो मेरे को, मेरी बॉडी को महसूस कर पाओगे ना। और सुनील भैया से हाथ मिलाया है ना, स्किन से क्या हुआ? टच हुआ। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। हाँ भैया, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। तो ह्यूमन बॉडी क्या हो गई दोस्त? ह्यूमन बॉडी 100% मैटर हो गई, है ना। हाँ, क्लियर हो गया। अब ये पेन के साथ भी हमने यही पढ़ा। ऐसे ही कार जो है, कार भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कार को हम देख सकते हैं, कार को स्किन से टच करके महसूस कर सकते हैं, है ना। कार के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास भी है। तो ह्यूमन बॉडी हो गई, पेन हो गया, कार हो गया, तितली हो गई, बिल्ली हो गई, है ना, लैपटॉप हो गया। ये सारी की सारी बातें क्या है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैटर, यानी कि पदार्थ, यानी कि द्रव्य। क्लियर जी? क्लियर। क्या बात है, ये हमारे पास मैटर है। चलो एक क्विज खेलते हैं, एक क्विज खेलते हैं। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्विज खेलेंगे एंड इट विल बी फन दोस्तों। तो यहां पे आपके पास 1 2 3 4 और 5 चीजें हैं, आपको टिक या क्रॉस करना है। उधर वाले मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहन, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। पानी इन पिक्चर, ये पिक्चर जो होता है ना, ये जग होता है, इसको पिक्चर कहते हैं जिसमें पानी है। क्या पानी मैटर है, द्रव्य है, पदार्थ है? क्या ये रबड़ की डक मैटर है? क्या ये जो प्लांट है, पौधा है, ये मैटर है? क्या ये एंटीक टेलीस्कोप एक मैटर है? और क्या हसमुख लाल का प्यार एक मैटर है? लाइव नहीं है, द आरजे जे सेइंग लाइव नहीं है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइव है सेशन, ठीक है, बिल्कुल लाइव है मेरे भाई। देखो, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो हर पॉइंट पे मैं चैट पढ़ पाऊंगा, बिकॉज मेरा ध्यान ज्यादा पढ़ाने में है, ठीक है। उसको उसी तरीके से लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आरजे जे मेरे भाई, काम ना करता हूं, आपको लग रहा होगा सेशन रिकॉर्डेड नहीं, आपका नाम ले लिया मैंने, तो दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन, दिस इज अ लाइव सेशन। अब देखो, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। वंशिका कह रही है नो, संदीप कह रहे हैं यस, आर्यन कह रहे हैं यस, एकता कह रही है यस, रितिका कह रही है यस। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 इज करेक्ट, 5 डज नॉट मैटर, वेरी गुड, वेरी गुड, सल्यूट, सब बच्चे बहुत बढ़िया है, सारे बच्चे अच्छे हो। तो देखो, पानी जो है, पानी जो है, क्या वो मैटर है? या ये जो रबर डक है वो मैटर है? ये प्लांट जो है वो मैटर है? ये एंटीक टेलीस्कोप मैटर है? ये चारों चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों चीजें आपके सराउंडिंग में एक जगह ऑक्यूपाई करती है, यानी कि इनके पास वॉल्यूम है, इन सबके पास मास है, यानी कि द्रव्यमान है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इन सबको आप महसूस भी कर सकते हो। देखो, आप आंखों से देख सकते हो, सबको आंखों से देख सकते हो। हाँ, आप अपनी स्किन से इनको टच करके फील भी कर सकते हो रियल लाइफ में। तो ऑब्वियसली तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो ये भी मैटर, ये भी मैटर, ये भी मैटर, और ये भी मैटर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज मैटर। हसमुख लाल का जो प्रेम है, क्या वो मैटर है? 100% नॉट, इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी मैटर। अब आप कहोगे सुनील भैया प्यार तो मैटर है। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था दोस्तों, तो ऑफलाइन में एक बार एक बच्चे ने मेरे को ऐसी चीज बोली, और वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था लव से रिलेटेड कि लव मैटर है या नहीं। तो बड़ा अमेज्ड हो गया था। अब वो छोटा सा बच्चा 9th क्लास का क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला कि भैया जो प्यार होता है ना, कोई भी फीलिंग है, यानी कोई भावना है, जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, ये कभी मैटर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। उसने बोला लेकिन सुनील भैया मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि प्यार जो है वो मैटर है। मैंने कहा भाई कैसे? अब ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से सुनना कैसे उसने बोला। मैंने कहा भाई कैसे प्रूव करोगे? भाई ने बोला देखो सुनील भैया मेरा भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। मैंने कहा भाई इस उम्र में ब्रेकअप, हम तो समझते भी नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यह ब्रेकिंग न्यूज है तुम्हारे ब्रेकअप की। अब बताओ कि भैया लव जो है वो मैटर कैसे है? भाई का लॉजिक सुनना, आप लॉजिक देखो भाई का। भाई बोलता देखो सुनील भैया मेरा भी वैसे ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूं। अब आप सोचो, आपने बोला पहली कंडीशन है ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि वॉल्यूम। बोले उस लड़की ने मेरे दिमाग की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वॉल्यूम तो है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोले मेरा मन और दिल बहुत भारी है सुनील भैया। मैंने कहा फिर? बोले मास भी है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और बोले 5 सेंसेस,
बोले भैया मैं सारे सेंसेस से महसूस कर पा रहा हूं सुनील भैया, मुझे लगता है कि जो प्रेम है वो मैटर है। मैंने कहा वाह मेरे राजा वाह, मतलब ब्रेकअप हो गया, मन भारी है इसलिए मास है, दिमाग में जगह घेरी तो वॉल्यूम हो गया, और सारे सेंसेस से फील कर पा रहा हूं इसलिए क्या है कि पांचों सेंसेस से फील हो गए तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो प्यार क्या है, मैटर कर दिया। मैंने कहा वाह मेरे राजा वाह, ये हमारे देश का भविष्य कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे टाबर कल देश को संभालेंगे, ऐसे संभालेंगे कि प्यार मैटर होता है। मतलब प्रेम को मैटर बना दिया। तो मैंने उनको समझाया, मैं आपको भी उसी तरीके से समझाता हूं। उस समय जब मैंने सुना तो पहले मैं शॉक हो गया, मैंने कहा रिप्लाई क्या करूं, मैंने तो किसी किताब में पढ़ा ही नहीं है। इंस्टेंट सवाल इंस्टेंट जवाब चाहिए। अब मैंने बोला एक बात बता मेरे भाई। बोले हाँ भैया। वहां पे अपना ऑफलाइन में नाम है सनी भैया, तो बोला हाँ सनी भैया बताओ। मैंने कहा एक बात बता मेरे भाई, ये जो स्पेस की बात तूने करी कि स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वो स्पेस जो है ना उसमें दो क्राइटेरिया है, समझ। वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करा है वो सराउंडिंग में ऑक्यूपाइड होना चाहिए। वो जो सराउंडिंग में ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में, वो सराउंडिंग में ऑक्यूपाई हो और उस स्पेस को हर कोई फील कर पाए। जैसे अभी अगर ये फोन यहां पे जगह घेर रहा है तो मुझे पता है ना ये जगह घेर रहा है, मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है और बाकी सबको भी दिख रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में किसी ने कोई जगह घेर रखी है, उससे हमें क्या मतलब। ऐसे मेरे दिमाग में किसी और ने जगह घेर रखी है, तुम्हारे दिमाग में किसी और ने, किसी और के दिमाग में किसी और ने, तो क्या यूनिवर्सल थोड़ी है, नहीं। साथ ही साथ फिजिकल स्पेस घेरी होनी चाहिए ना। अरे सराउंडिंग में कोई जगह घेरी है क्या जिसको सब महसूस कर पा रहे हैं? बोले नहीं भैया। तो मैंने कहा फिर ये अप्लाई नहीं होता। और मास यानी कि द्रव्यमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिल का भारी होना कोई नहीं। मास वो हो जिसे सब देख पाए, महसूस कर पाए कि हाँ ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इट हैज मास, हम सब फील कर पाए उस चीज को। और मैंने कहा भाई जो भावना तेरे अंदर है, तेरे सेंसेस से तू फील कर पा रहा है, वो मैं या बाकी लोग नहीं फील कर पा रहे। तो प्यार होना, नफरत होना, गुस्सा होना, ये व्यक्तिगत भावनाएं हैं जो कभी भी मैटर कंसीडर नहीं हो सकती। समझ गए आप? जी सुन लीजिए, ये सारी चीजें मैटर है लेकिन ये मैटर नहीं है। ठीक है, डन है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैटर क्या नहीं है। भावनाएं कभी भी आपकी मैटर नहीं हो सकती, भावनाएं मैटर नहीं हो सकती, लेकिन भावना नाम की लड़की मैटर हो सकती है। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी भावनाएं कभी मैटर नहीं हो सकती, लेकिन भावना नाम की लड़की अगर कोई है, कोई हमारी प्यारी बहन है, वो मैटर होगी। ये गलती मत कर देना, किसी क्लास में लड़की का नाम है, टीचर ने बोला हाँ भाई भावना खड़ी हो जाओ, खड़ी हुई, भावना मैटर है कि नहीं है? नहीं, भावना मैटर नहीं, क्योंकि सुनील सर ने कहा था भावनाएं मैटर नहीं होती। अरे राजा, फीलिंग्स मैटर नहीं होती। भावना लड़की का नाम है, लड़की है, ह्यूमन बॉडी है, मैटर होगा। समझे? मैं क्लियर कर पाया क्या? अरे भैया मैं क्लियर कर पाया क्या? टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया भावना स्टैंड अप और बोला कि बताओ भावना मैटर है कि नहीं है? तुम कह सुनील भैया ने कहा था भावना मैटर नहीं होती, भावना तुम मैटर नहीं हो, तो फिर पक्का मैटर हो जाएगा। क्योंकि भावना जो लड़की है वो एक ह्यूमन बॉडी है, वो मैटर है। फीलिंग्स जो है जैसे प्यार, नफरत, गुस्सा, ये कभी भी मैटर नहीं होगी। अरे आभार, हमारी बात समझ में आ रही कोठारी भाई साहब? मैटर हो जाएगा नहीं तो। समझे? अरे समझ गए सुनील भैया, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। अब यहां पे तुम्हारी किताब के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के एनर्जी और मैटर में बताऊंगा सब सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, है ना। पर अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे समझो, 9th में जैसा समझा था, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट क्लासिफाइड एज मैटर। अभी के लिए इतना समझो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ये मैटर यानी पदार्थ हम नहीं मानेंगे अभी के लिए। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, क्योंकि इनके पास दे डोंट हैव मास एंड वॉल्यूम एंड दे आर ओनली परसीव्ड बाय सेंसेस। यानी कि 3 क्राइटेरिया में से 2 को फॉलो नहीं करती, तीसरे को करती है। 3 क्राइटेरिया क्या है? उसके पास मास हो, उसके पास वॉल्यूम हो और उसे हम सेंसेस से परसीव कर पाए। तो 2 क्राइटेरिया फॉलो नहीं होते, सिर्फ तीसरा क्राइटेरिया फॉलो होता है। जैसे हीट एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, चूल्हा जला है, मैंने हाथ रखा, मेरा हाथ जल जाएगा, मैं कहूं भाई साहब मरो, हाथ जल गया। लाइट एनर्जी की वजह से तुम मुझे देख पा रहे हो, साउंड एनर्जी की वजह से सुन पा रहे हो। तो एनर्जीज को आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मास और वॉल्यूम नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी मैटर।
साथ ही साथ मैटर जो होता है वो किस प्रकार का होता है? मैटर जो होता है इट इज ऑलवेज पार्टिकुलेट इन नेचर, इट इज ऑलवेज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स। याद रखना, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब ये कण अलग अलग प्रकार के होंगे जो हम केमिकल क्लासिफिकेशन में समझेंगे कि वो एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है। तो हर मैटर, हर पदार्थ पार्टिकुलेट होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? ये सारी आसान बातें हैं, समझ में आ गया। एनर्जी किसी भी प्रकार की मैटर नहीं होगी, भावनाएं मैटर नहीं होगी, मैटर पार्टिकुलेट होगा यानी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सुनील भाई? कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही तो एक बार आए भी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई साहब। एयर इज मैटर, 100% एयर इज कंसीडर्ड टू बी द मैटर। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई एयर इज कंसीडर्ड टू बी मैटर। एयर 100% मैटर है, एयर 100% मैटर है। क्या मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भरी, गुब्बारा फूल गया, तो एयर ने क्या किया? वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, तभी तो गुब्बारा फूला। एयर के पास क्या मास है? आप कह रहे हो एक डंडी लो, उस पे एक जगह पे ना फूला हुआ बलून यानी डिफ्लेटेड और एक जगह पे इन्फ्लेटेड बलून लगाओ और उसको होल्ड करो। जिस तरफ पे बलून फूला हुआ है वो तरफ नीचे हो जाएगी। दैट मींस एयर हैज मास। एयर के पास मास है, एयर के पास वॉल्यूम है। हवा को फील नहीं कर सकते? तुम बाहर खड़े हो जाओ, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा होगा, वो हवा तुमको अड़ती भी जाएगी, तुम महसूस करोगे। तेज पंखा चल रहा है, हवा महसूस हो पा रही है। एयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी द मैटर। फायर इज नॉट मैटर, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर को लेके एक मिसकंसेप्शन और चलता है कि फायर लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बिकॉज ऑफ लिविंग थिंग की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने की कोशिश करती है, बट उसमें लिविंग टिश्यूज या सेल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लिविंग। फायर अगेन इज नॉट कंसीडर्ड टू बी मैटर, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करो, 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 जल्दी से सवाल को सॉल्व करो। Which among the following can be classified as matter? इनमें से कौन सी चीज हमारे पास मैटर यानी कि पदार्थ है? विचार, प्यार, गंध की भावना या स्मेल ऑफ परफ्यूम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? अभी तक तो किसी बच्चे ने नहीं बोला था वॉइस प्रॉब्लम आ रही है दोस्त। हेलो दोस्तों, मैंने अभी तो चेक करा, वॉइस में तो कोई इश्यू नहीं है। स्टिल मैं एक बार टीम को बोलूंगा इसको देखें। अरे बेटा, गैस तो क्यों नहीं होगी मैटर? जितनी भी सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी मैटर। गैसेस आर कंसीडर्ड टू बी द मैटर। सोचो, नाइट्रोजन गैस आप टायर के अंदर फिल करवाने के लिए जाते हो। एयर क्या है? एयर खुद एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है बेटा। एयर यानी कि जो हवा है वो क्या है? वो गैसेस का एक मिश्रण ही तो है। व्हाट इज एयर? एयर इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस के एक मिक्सचर को हवा कहते हैं। हवा में क्या है? 78.08% नाइट्रोजन गैस है, 20.95% ऑक्सीजन गैस है ना, 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.01% अदर गैसेस है। इन गैसेस के मिश्रण को ही तो हवा कहते हैं। तो जब एयर हमारे पास मैटर है तो गैसेस भी हमारे पास क्या है? मैटर ही होंगी। Which among the following can be classified as matter? देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। एंड लेट्स सी, 79.1% बच्चों ने सही आंसर दिया है स्मेल ऑफ परफ्यूम। वेरी गुड। मयंक, लेजेंड, अभिरूप, मफाजा सैफी, हरमान सिंह, नीलेश, सत्यम जायसवाल, सूर्यांशु वर्मा, अभिनव एंड हर्षित बघेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। आई एम रियली हैप्पी। अब किसी भी चीज को मैटर कंसीडर करने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। उसके पास मास हो, उसके पास वॉल्यूम हो और उसे हम परसीव या महसूस कर सकें अपनी किसी भी एक इंद्री या एक से ज्यादा इंद्री से, यानी किसी भी एक सेंस या एक से ज्यादा सेंस से महसूस कर सकें। अब किसी ने बोला थॉट्स या विचार। अब मेरे दोस्तों, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स या विचार हो सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स और विचार हो सकते हैं, किसी और के दिमाग में कुछ और हो सकते हैं। और साथ ही साथ क्या ये जो विचार है ये हमारी सराउंडिंग में कोई जगह घेर रहे हैं? क्या इनके पास कोई फिजिकल मास है? नहीं। तो ना तो इनके पास कोई मास है, ना इनके पास कोई वॉल्यूम है और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। अरे मेरे विचारों को तुम कैसे महसूस करोगे? तुम्हारे विचारों को मैं कैसे महसूस कर सकता हूं? तो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। प्यार, अगेन, प्यार कोई फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या सराउंडिंग में? जैसे मैंने किसी से प्यार किया तो वो कोई सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या? नहीं, 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 नहीं। मास नहीं, 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 ये भावनाएं हैं। अब मैं किसी को लेके प्यार करता हूं, तुम किसी और से प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करता है, हमारी भावनाएं थोड़ी समान हो सकती हैं।
सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की जो भावना है, गंध की भावना, ना तो उसका कोई मास है ना तो उसका कोई वॉल्यूम है, हम फिर भी ये रख सकते हैं कि हाँ भैया इट कैन बी परसीव्ड, सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, तो एक चीज है। बट स्टिल दिस इज नॉट मैटर, दिस इज नॉट मैटर, दिस इज नॉट मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर क्यों है? मुझे एक बात बताओ, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है एक्चुअल में? ये मान लो एक डीओ की शीशी है, ये एक डीओ की शीशी है, मैंने नई नई डीओ की शीशी ली, ऐसे लगाई। कभी डीओ देखा है ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या परफ्यूम जो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में निकलता है? इसके पीछे बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री है कि कैसे ये मिस्ट के फॉर्मेट में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में निकलता है परफ्यूम। देखा हो ना कभी परफ्यूम या डीओ लगाते हैं, ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में निकलता है। मान लो वो मैंने परफ्यूम यहां पर लगाया, मैं आपके पास में से निकला, आपने बोला अरे वाह सुनील भाई क्या डीओ लगाया यार, मजा आ गया सुनील भैया, कौन सा डीओ लगाया है? अब वो सूंघा कैसे? क्योंकि ये जो स्मेल है परफ्यूम की किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना भाई, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे यहां से टी शर्ट से उड़ के उसकी नाक तक जा रहे हैं, और नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करता है स्मेल को, ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई स्मेल आई। तो एक्चुअल में किस चीज ने ट्रेवल किया? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ने ट्रेवल करा ना। इन पार्टिकल्स के पास, क्या ये पार्टिकल्स कोई जगह घेरते हैं? बिल्कुल ये पार्टिकल जगह घेरते हैं। क्या इन पार्टिकल्स के पास कुछ मास है? 100% इन पार्टिकल्स के पास मास है। दे हैव अ मास, दे ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या हम उसे सूंघ पा रहे हैं? यस, 100% हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि किसी भी एक या से ज्यादा सेंस से महसूस कर पा रहे हैं, नाक से सूंघ पा रहे हैं हम उसको। तो जैसे मान लो मैंने परफ्यूम लगाया तो तुमको खुशबू आएगी ना, और वाह यार क्या डीओ लगा सुनील भाई, मजा आ गया। वो पार्टिकल्स ट्रेवल करके यहां से तुम्हारी नाक तक गए। इन पार्टिकल्स ने कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करी होगी, इनका कुछ मास भी होगा, और इन्हें महसूस भी कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन इट इज कंसिडर्ड टू बी मैटर। तो जब कोई चीज तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले मेरे भाई, मास, वॉल्यूम एंड कैन बी परसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ 5 बेसिक सेंसेस, दैट मीन्स वो क्या है? वो है मैटर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी को ये चीज समझ में आ रही है। अब ये सब बातें क्या है? स्किप करवा दी जाती है। मैं आपको स्किप नहीं करवाऊंगा, है ना। स्कूल में स्किप करवा दी जाती है, बच्चे को बोला जाता है 9th 10th में पढ़ा है तो क्यों पढ़ाना। अपना ऐसा गेम नहीं भैया, अपन हर बात डेप्थ में बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने बड़े संघर्ष से पैसा इकट्ठा करके इस बैच की फीस भरी है, अपन उसकी वैल्यू देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैटर के क्लासिफिकेशन 2 प्रकार पे होते हैं। पहला अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे, यानी कि जो पदार्थ है वो दिखता कैसा है, उसके भौतिक गुण कैसे हैं, उसके आधार पे हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि हम मैटर के बारे में, पदार्थ के बहुत सारे प्रकार अगर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के आधार पे, है ना, उसके अपीयरेंस के आधार पे, तो कौन कौन से टाइप से हम वो पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल बिल्टअप के बारे में पढ़ें, उसके बेसिस पे अगर हम टाइप ऑफ मैटर की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैटर के पदार्थ के अलग अलग प्रकार। अगर भौतिक गुणों के बेसिस पे पढ़ोगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन है केमिकल बिल्टअप, यानी कि मैटर अंदर से किससे बना है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो एटम्स है, वो आयंस है, वो मॉलिक्यूल्स है, वो किससे बना है, तो हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। आपको बात समझ में आई? मैटर के क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैटर का अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसके क्या क्या टाइप्स हैं, मैटर अंदर से किससे बना है, यानी कि वो जो अंदर पार्टिकल्स है, वो एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, जब हम उसकी बात करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? तो मैटर क्लियर हो गया। यहां हमने पढ़ा मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है, क्या 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे कोई भी चीज मैटर है। फिर हमने देखा कि मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बने हैं, एनर्जी और भावनाएं मैटर नहीं है, और साथ ही साथ हमने यहां पे क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आप आए भैया जरूर से लगा दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें समझ में आ गया है।
ठीक है सर, क्या मेरा नाम मैटर है? नहीं, नाम मैटर नहीं होगा, लेकिन तुम इंसान जो हो वो मैटर है। देखो, तुम्हारा नाम मैटर नहीं है, तुम जो इंसान हो वो मैटर है। अब जैसे सुनील नेम इज नॉट मैटर, बट जो सुनील भैया स्वयं इंसान है, ये जो शरीर है, क्या ये मैटर है, पदार्थ है? हां, ये मैटर, ये पदार्थ है। बुद्धि में बिठा पा रहा हूं, बातें महसूस होनी चाहिए भाई। महसूस नहीं हो रहा तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, है ना। महसूस होनी चाहिए कि हमको कोई आदमी केमिस्ट्री फील करवा रहा है। आ जाओ भाई साहब, अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा दो मेरे भाई। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखो अगेन समझो, पदार्थ के अगर भौतिक गुणों को अगर आप समझो कि जैसे अगर मैं भौतिक गुणों के बारे में पढ़ूं कि आकार, है ना, शेप एंड वॉल्यूम, है ना, कि आकार और आयतन के बेसिस पे, डेंसिटी यानी घनत्व के बेसिस पे, हार्डनेस यानी कठोरता के बेसिस पे, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कितने प्रकार के पदार्थ हैं। तो जनरली हम 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही है, ऐसा नहीं है कि मैटर के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, ये 3 ही प्रकार है, नहीं। ये वो है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पर इसके अलावा प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, फर्मी आयनिक कंडेंसेट है, लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे हमारे पास किस किस प्रकार के पदार्थ होंगे। तो जनरली हम ये 3 की बात करते हैं, पर क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। एक सेल्फ शॉट, सेल्फ एडिटेड, यानी कि ये वीडियो मैंने खुद शूट किया है ग्रीन स्क्रीन पे, कैमरा ऑन करके खुद से एडिट किया है। और ये वीडियो किसके ऊपर है? ये वीडियो आपका बेस्ड है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर, जो सुनील भैया क्रिएशंस में आपको मिल जाएगा। ये प्योरली एनिमेटेड वीडियो है। तो ये 2 स्टेट्स आपने क्लास 9th में और पढ़ी थी, ये 3 तो आप पढ़ के आए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का एक 10 मिनट का वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके एडिट करके रखा है। लास्ट ईयर भी डाला था, इस साल भी डाल दूंगा, देखना उसको। अब ये क्या है, देखो, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं, तो जनरली हम 3 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहां पे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझना। यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉल मॉडल का, बॉल मॉडल फॉर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनको समझने के लिए, इनको विजुअलाइज करने के लिए हम यहां पर बॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब बॉल मॉडल क्या है, यह आपने 9th क्लास में भी देखे थे बॉल मॉडल, कि सॉलिड को ऐसी छोटी छोटी गेंदों से रिप्रेजेंट किया था, लिक्विड को भी गेंदों से और गैस को भी गेंदों से रिप्रेजेंट किया था। ये बॉल्स क्या रिप्रेजेंट करती है? ये बॉल्स रिप्रेजेंट करती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। यहां पे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझाने के लिए जो छोटी छोटी बॉल्स आप देख रहे हैं ना, ये बॉल्स रिप्रेजेंट करती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। अब थोड़ा ध्यान से समझो, सॉलिड को हमने कैसे विजुअलाइज किया है, लिक्विड को कैसे विजुअलाइज किया है और गैस को कैसे विजुअलाइज किया है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स अगर आप देखोगे तो सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है। देखो ध्यान से देखो सुनील भैया, सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास लग रहे हैं। हां बिल्कुल सही बात है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा पास पास है सॉलिड्स के पार्टिकल्स, है ना। लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, आप ध्यान से देख पा रहे हो, थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं। गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर हैं। ये देखो सबसे ज्यादा दूर गैस के पार्टिकल्स हैं। समझा पाया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बॉल मॉडल यानी कि छोटी छोटी बॉल्स का इस्तेमाल करके हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉलिड्स के आप पार्टिकल्स देखो, छोटी छोटी बॉल्स देखो कितनी पास पास है, दिख रही है। लिक्विड्स की देखो, ये एक बॉल, ये दूसरी, ये तीसरी, इनमें थोड़ा क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन गैस वाली तो भाई साहब और देखो बॉल्स दूर दूर है। ये बॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दीज बॉल्स रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। हां, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब यहां पे थोड़ा हम समझते हैं कि सुनील भाई यहां पर ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये इतने पास पास क्यों है?
सोचो, यहां पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन यहां पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत दूर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है ना कि इनके बीच में जो आकर्षण का, अट्रैक्शन का फोर्स हो, वो यहां पे सबसे ज्यादा हो। पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो। अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड्स के पार्टिकल्स में, इसलिए पार्टिकल पास पास है। उससे थोड़ा कम लिक्विड में, इसलिए पार्टिकल दूर दूर है। और सबसे कम गैसेस में, इसलिए पार्टिकल बहुत दूर है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहां पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स अलग अलग होता है, इसी वजह से ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली में आई है। कभी कोई आपसे पूछे कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों आई है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे आंख बंद करना और बोलना कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों आई होगी। अरे भाई, क्योंकि जो आकर्षण की फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग थी। सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो पार्टिकल पास पास आ गए तो सॉलिड्स का निर्माण हो गया होगा। थोड़ी फोर्सेस वीक हो गई तो तरल पदार्थों का निर्माण हो गया। फोर्सेस बहुत कम या जीरो हो गई तो गैसेस का निर्माण हो गया होगा। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल या जीरो होता है। नेग्लिजिबल और जीरो। याद रखना, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो या नेग्लिजिबल मानते हैं। ज्यादातर जीरो ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा इनमें, फिर उसके बाद लिक्विड्स में, फिर उसके बाद गैसेस में। अब आप मेरे को खुद बताओ सुनील भाई, आप मेरे को खुद बताओ कि अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो पार्टिकल्स के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगी। यहां पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, बिल्कुल है ही नहीं, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो गैस के पार्टिकल्स के बीच में होगा। यह ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है सुनील भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स में, फिर गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए सबसे कम डिस्टेंस सॉलिड के पार्टिकल्स में होगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस लिक्विड के पार्टिकल्स में, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारे पास होगा गैस के पार्टिकल्स में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारे पास गैस के पार्टिकल्स में होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस गैस के पार्टिकल्स में होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, इसीलिए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो डिस्टेंस कम है तो सॉलिड बना होगा। थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, डिस्टेंस थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा हुआ तो लिक्विड। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो गैस। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर आती है। समझ में आया जी? समझ में आ गया? बस ये इंट्रोडक्शन लो आप अभी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास क्या होती हैं, है ना। चलो, अब वैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज, पहले तो आपको ये वाला एक सवाल देता हूं मैं, पहले आप ये सवाल करो, इस सवाल को करो। A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which of the following represents a correct arrangement? जल्दी से बताएंगे in 3, 2, 1. Here we go. देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन देखो स्पीड में पढ़ाऊंगा आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। अपने पास इस लेवल का बच्चा भी है, इस लेवल का भी है, इस लेवल का भी है, इस लेवल का भी है, सबको एक साथ लेके चलना है ना। तो आप एज एन, मतलब मेरे को एज ए टीचर देखो कि टीचर को सबको साथ लेके चलना है। भैया सबको इक्वल मानते हैं, मुझे सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। किसी का भी नुकसान नहीं होने देना, मेरे को सबका फायदा करवाना है। समझ गए आप? मेरे को हर एक बच्चे का, आखिरी तक हर एक बच्चे का फायदा करना है। मुझे अपना 100% देना है, पर सबको साथ लेके चलते हुए। A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which of the following represents a correct arrangement? Increasing order of force of attraction मतलब कम से ज्यादा, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ऐसा, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले कम से ज्यादा, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में है? गैस। फिर गैस के बाद किसके पार्टिकल्स के बीच में है? लिक्विड। और सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल्स के बीच में है? सॉलिड। यह ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपने इस वाले ऑर्डर को कंसीडर कर लिया है मेरे भाई, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यह वाला जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सॉलिड्स के पार्टिकल में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स में, और फिर गैस के पार्टिकल्स में। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी मतलब क्या है? सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। समझ में आया? ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास गैस है, और ये हमारे पास गैस है। लिक्विड, गैस, गैस गलत। गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये भी गलत हो गया। गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, सॉलिड होना चाहिए। गैस, ऑक्सीजन गैस होती है, पानी लिक्विड होता है, सॉलिड शुगर है। यह हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में, फिर उसके बाद वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, और सबसे ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स के बीच में। इसकी बात करोगे तो सॉल्ट क्या है? ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ना, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में, फिर इसके पार्टिकल्स के बीच में, फिर इसके पार्टिकल्स के बीच में, ज्यादा से कम। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा, यानी कि ये सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर है? देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सॉल्ट, जूस, एयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। मयंक, आर्यन, प्राची, अभिषेक, भविष्य, हर्ष, तान्या, खुशी, अनुष्का एंड निखिल, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच मेरी बहनों। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर। आ जाओ। अब यहां पे अगर हम दो कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वी हैव कंसेप्ट नंबर 1 हियर एंड वी हैव कंसेप्ट नंबर 2 हियर। दो कंसेप्ट्स के बारे में हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में यहां पे चर्चा करते हैं। अब आपको ये सारी चीजें क्या है, पढ़ाई नहीं जाती है। आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने 9th में पढ़ा है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है मैंने 9th में तो पढ़ाई नहीं करी, तो टीचर उड़ा देता है और आप भी इग्नोर कर देते हो। लेकिन आगे टर्म्स बहुत काम आएगी थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम टर्म्स बोलेंगे तो वहां थोड़ी मैं बता पाऊंगा कि मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको वहां समझना पड़ेगा कि सुनील भैया क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर आपने सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म किया तो गैस बनेगा। एग्जाम्पल दो। बर्फ को गर्म किया पानी बनेगी, पानी को गर्म किया भाप बनेगी, भाप को ठंडा किया क्या है, वाटर वेपर, यानी भाप को ठंडा किया पानी बनेगा, पानी को ठंडा किया बर्फ बनेगी। कभी ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है कि अगर सॉलिड को अपन ने गर्म किया तो कभी कभी कुछ सॉलिड सीधा गैस बन जाते हैं, और कुछ गैस को अगर हमने कूल किया तो वो डायरेक्टली सॉलिड भी बन सकती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सॉलिड को गर्म किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म किया गैस बनेगा, गैस को ठंडा किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा किया सॉलिड बनेगा, सॉलिड को गर्म किया गैस बनेगा, गैस को ठंडा किया सॉलिड बनेगा। यह प्रोसेस हल्का हल्का पता होना चाहिए। यह हो गया कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, अब इन प्रोसेसेस को बोलते क्या है? जैसे सॉलिड से लिक्विड में गए तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में आया तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस में गए तो क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड में आया तो क्या बोलेंगे, सॉलिड से गैस में गए तो क्या बोलेंगे, गैस से सॉलिड में आया तो क्या बोलेंगे। नाम क्या है, समझो नाम क्या है, क्योंकि आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्टली बोलूंगा मैं कि हाँ यहां पे बॉइलिंग हो रही है, यहां पे मेल्टिंग हो रही है, तो तुमको तब पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। समझो, ध्यान से सुनना। अगर बेटा कोई चीज सॉलिड को हमने गर्म किया और कोई चीज लिक्विड बन रही है, यानी कि कोई ठोस पदार्थ अगर तरल पदार्थ बन रहा है गर्म करने पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग, यानी कि बोलेंगे फ्यूजन। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने के बाद अगर वो तरल पदार्थ बनता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। इतना याद हो गया? हो गया याद? हो गया जी, याद हो गया। आगे देखो उदय वालों, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। किसी तरल पदार्थ को ठंडा कर दिया, ठोस पदार्थ बन गया। ठंडा कर दिया, ठोस पदार्थ बन गया, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को ठंडा किया, सॉलिड बना, प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? सॉलिड को गर्म किया तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस बनेगा, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस बनेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं उदर्वपातन।
और अगर ये गैस से सीधा सॉलिड बनेगा तो कहते हैं डीसब्लिमेशन या फिर कहते हैं डिपोजिशन। नाम याद हो रहे हैं? हाँ। किसी लिक्विड को यानी तरल पदार्थ को हमने गर्म किया तो वो गैस बन गया, और गैस को ठंडा किया तो लिक्विड यानी तरल पदार्थ बन गया। नाम क्या होगा? सबसे पहले गैस से अगर लिक्विड में जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो इसका क्या मतलब है? पानी बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करते हैं जिसपे हम लोग हैं, वहां पे पानी बॉइल होगा 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, बॉइल होगा 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। तो यानी कि कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। और कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम है, उस टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से गैस बनता है तो उसे इवापोरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम पे, एक गिलास पानी का लीजिए और जमीन पे डोल दीजिए, थोड़ी देर के बाद पानी गायब हो जाएगा। जैसे हमारे राजस्थान में हम क्या करते हैं, छत गर्म हो जाती है या बाहर हम पट्टी पे बैठते गर्म हो जाती है या सीट पे बैठते गर्म हो जाती है, हम उसमें पानी डाल देते हैं। पानी क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, उड़ जाएगा, वो सरफेस ठंडी हो जाएगी। पर ये जो प्रोसेस होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल कंडीशंस में, उससे कई टेम्परेचर पहले वो सीधा वेपर बन के उड़ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन अगर ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे हो, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर अगर हो रहा है तो बॉइलिंग कहलाएगा। अब ये प्रोसेस दोनों अलग अलग है। ये सरफेस पे होता है, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है। यहां पे सिर्फ जैसे अगर पानी है तो पानी का सिर्फ टॉप सरफेस जो है वो उड़ रहा है, लेकिन अगर पूरा का पूरा पानी यहां पर कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा पानी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये बॉइलिंग है। अभी इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए कि अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये दो प्रकार का है। अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो बॉइलिंग कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से पहले अगर किसी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैस में तो इवेपोरेशन कहेंगे। जैसे पानी को अगर जमीन पे डोल दिया, थोड़ी देर में वो भाप बन के उड़ जाएगा, इवेपोरेशन हुआ। लेकिन इसी पानी को पतीले में लेके अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहा हूं और फिर वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बॉइलिंग। समझ में आया? जी समझ में आ गया। तो ये मेल्टिंग, फ्यूजन, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन प्रोसेसेस के नाम याद होने चाहिए। और याद नहीं भी है तो मैं याद करवा देता हूं, मैं आपको एक बेहतरीन से गाने से रिवाइज करा देता हूं। बोर जो है, जो बोर्डम है वो थोड़ा सा हट जाएगा और आप गाने से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लोगे, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, सारे प्रोसेसेस के नाम रिवाइज हो जाएंगे। तो एक गाना जल्दी से मैं यहां पर आपके लिए चला देता हूं, ठीक है? चलो। Listen up, science crew, let's get it straight. Vatican states of changes. A rap by Sunil Paya. The solid to liquid Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Solid to liquid Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Liquid to gas वो होता vaporization. दो types है boiling और evaporation. Boiling जब rapid, evaporation slow. Liquid से gas molecules go high flow. अब बात करते हैं liquid से solid. Freezing या solidification, no need to be frigid. Temperature drops से solid form बनेगा. Crystals ये बनेंगे solid phase आएगा. Melting, freezing, vaporization. Science का lab, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Gas से liquid वो है condensation. Cool down करो vapors की transition. Gas molecules तो liquid phase आएगा. Condensation से liquid वापस आएगा. Solid से gas वो होता sublimation. Direct phase change, no liquid station. Gas is solid deposition, yeah, the sublimation. Reverse change, solid की reincarnation. Melting, freezing, vaporization. Science का lab, it's a
sensation, sublimation, condensation, states of matter, let's get that education. ये था rap on states, conversion का track, matter के changes, never look back. Science की दुनिया अब clear है ये, rap के साथ revision हो गई. ऑल राइट दोस्तों, ऑल राइट। तो कैसा लगा दोस्तों गाना? ऑल राइट दोस्तों, तो कैसा लगा गाना जल्दी से एक बार बताएंगे इनटू द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग। दोस्तों कामना करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये गाना। कैसा लग रहा है दोस्तों? मजा आया? वाइब आ गई? क्या बात है, वाइब आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो दोस्तों ये गाना एआई के माध्यम से बनाया गया है। इसमें पूरा जो आपका गाना बनाया है, लिरिक्स से लेके सॉन्ग से लेके सब कुछ एआई से बनाया है आपके सुनील भैया ने। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, कामना करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप बोर ना फील करो। गाना सुन लिया तो रिवीजन भी हो गया, ये सारी चीजें एक साथ चलती रहेगी। डन है भाई। तो यहां पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको समझ में आ रहा है। जितना अभी आपके लिए जरूरी है उतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि भाई देखो सॉलिड्स को गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है, बिना लिक्विड में जाए गैस बन जाता है। जैसे कपूर है, कपूर को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दो सीधा इवेपोरेट कर जाएगा, कपूर कैम्फर उड़ जाएगा डायरेक्टली। अगर उसको सीधा आपने ठंडा करा तो वापस सॉलिड बन सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गैस से सीधा सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, है ना। तो बेसिक बातें मैं कामना करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ये नाम, ये जितने भी नाम है, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो आई होप यू लाइक्ड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, अभी आप क्या देख रहे थे, आप मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन पे गए, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे मैटर के क्या क्या प्रकार है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, बीसी हो सकता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, ये सारे हो सकते हैं और भी बहुत सारे। बट अब अगर मैं यहां पर कूदूं कि ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ है, ये अंदर से जो पार्टिकल्स है, ये कौन से पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कैसे हैं, अगर मैं इसके अंदर कूद जाऊं और देखूं कि ये जो पार्टिकल्स है ये कैसे हैं, किसके हैं, क्या है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये आपने क्लास 9th में वैसे पढ़ा होगा कि हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो तरीके से होता है। अब इसमें हमारे पास दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। ये दो प्रकार के सब्सटेंस हमारे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दो प्रकार के सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारे पास प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर हमारे पास होते हैं सजातीय और विजातीय मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। दो प्रकार के इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस अगेन हमारे पास फर्दर दो प्रकार के होते हैं, ये होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब होता है, एक होता है हमारे पास यहां पे, एक होता है हमारे पास यहां पे तत्व और दूसरा हमारे पास यहां पर होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। सुनते जाना, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, फटाफट से ध्यान से देखना। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोलते हैं, दो प्रकार के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सजातीय और विजातीय मिश्रण। प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यानी कि तत्व और यौगिक। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है और नोबल गैसेस हैं। कंपाउंड्स हमारे पास यहां पर क्या है, आयोनिक, कोवेलेंट और एक और होते हैं हमारे पास, बताओ कौन से? आयोनिक और कोवेलेंट के अलावा और कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी होते हैं। बट अभी हम मेजरली जो डिस्कशन करेंगे वो इन दोनों के ऊपर करेंगे, इस पे डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या डेटिव कंपाउंड जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अब वैसे फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं धातु, यानी कि हमारे पास हो गया मेटल। उसके बाद हो गया हमारे पास अधातु, यानी कि हमारे पास हो गया नॉन मेटल। उसके बाद हमारे पास हो गया उपधातु, यानी कि हमारे पास हो गया मेटलॉइड। उसके बाद हमारे पास नोबल गैसेस यानी कि उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस यानी कि ये हो गई हमारे पास नोबल गैस।
तो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। तत्व, तत्व के प्रकार हैं हमारे पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस, ये एलिमेंट्स के प्रकार हैं। धातु, अधातु, उपधातु और उत्कृष्ट गैस, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपाउंड यानी यौगिक के प्रकार है, आयोनिक कंपाउंड्स है, कोवलेंट कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा इसके और इसके ऊपर अभी, ठीक है ना। बेसिक्स में ज्यादातर डिस्कशन अभी इस पे करेंगे, ठीक है। चलो अब एक सवाल के साथ मैं आपसे चालू करता हूं, एक सवाल के साथ मैं आपसे चालू करता हूं, सवाल के साथ चालू करता हूं। इस प्योर सब्सटेंस एनी हाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन, यानी प्योर सब्सटेंस का मिलावट से कोई रिलेशन है क्या? देखो साइंटिफिक भाषा में आंसर करना दोस्तों, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं कि भैया इसमें मिलावट है इसलिए प्योर नहीं, इसमें मिलावट नहीं है तो ये प्योर है, वैसा मत सोचना। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। इज प्योर सब्सटेंस, जो साइंस में प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो कहीं भी अडल्ट्रेशन यानी मिलावट से रिलेटेड है क्या? इसको सोच के आंसर करो, सोच के आंसर करो, सोच के आंसर करो। देखो मैं आपको एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट दे दूंगा। प्योर सब्सटेंस बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का मतलब ही नहीं समझ में आता, क्योंकि कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है यार क्या है यार ये। मैं आपको एकदम क्लैरिटी दे दूंगा, समझना। आधा घंटा क्लास और लूंगा, लेकिन इस आधे घंटे में आपको हर एक चीज की क्लैरिटी दे दूंगा। एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, आयंस क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, हर एक बात। इस प्योर सब्सटेंस एनी हाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन यानी मिलावट, क्या प्योर सब्सटेंस किसी भी तरीके से अडल्टरेशन यानी मिलावट से रिलेटेड है? तो साइंस के अंदर प्योर सब्सटेंस इज नॉट एनी हाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन, तान्या, नीलेश, प्राची, यादव, श्रद्धा, नयन एंड प्रियंका, प्रिंसराज, अनुष्का एंड रोनित। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। प्योर सब्सटेंस इज नॉट रिलेटेड टू अडल्टरेशन। क्लियर कट नो लगा देना इस बात के ऊपर, क्लियर कट नो लगा देना। इस प्योर सब्सटेंस एनी हाउ रिलेटेड टू अडल्टरेशन, मिलावट, नो, सीधा कट नो, नहीं है रिलेशन। मतलब समझो, देखो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज और साइंटिफिक लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस समझो। अब देखो, मान लो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है, मान लो कि मैं नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, है ना। तो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर क्या होता है? प्योर वो है जिसमें मिलावट ना हो। नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज यानी आम जनता जो भाषा में बात कर रही होती है, उसमें प्योर का मतलब क्या है? जिसमें मिलावट ना हो, प्योर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध में पानी मिला दिया तो प्योर नहीं है, दूध में बिल्कुल पानी नहीं है तो प्योर है। नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है? नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर क्या है? नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है? भैया आपने दूध में पानी मिला दिया तो यह मिलावटी दूध है, यह प्योर नहीं है। भैया दूध में पानी मत मिलाना, यह प्योर दूध है। आपको मजे की बात बताऊं, ध्यान से सुनोगे, मजे की बात बताऊं। साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो दूध हमेशा एक मिक्सचर है, पानी का, फैट का और प्रोटीन्स का, इट इज अ मिक्सचर। तो नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज और साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है भाई। नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या है? प्योर वो है जिसमें मिलावट ना हो। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो मिलावटी दूध, दूध में पानी नहीं मिला तो प्योर दूध। लेकिन आप दिमाग लगाओ, दूध प्योर कभी था ही नहीं। साइंटिफिक भाषा में अगर मैं बोलूं तो दूध कभी प्योर था ही नहीं, दूध तो हमेशा से मिश्रण था। दो चीजें ना, प्योर और इम्प्योर यानी कि मिक्सचर। दूध स्टार्टिंग से ही मिक्सचर है, कभी भी वो प्योर था ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज अ मिक्सचर, कभी प्योर था ही नहीं, वो तो हमेशा से मिक्सचर था। तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें समझना पड़ेगा, ये डेली लाइफ की भाषा है, डेली लाइफ की भाषा है, जरूरी नहीं है साइंटिफिक हो। साइंटिफिक भाषा में दूध हमेशा एक मिश्रण होता है जिसमें पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। इन सब का मिक्सचर है। दूध है, दूध में बेसिकली पानी है, फैट है, वे प्रोटीन है, केजीन प्रोटीन है, लेक्ट एल्ब्यूमिन करके इमल्सिफाइंग एजेंट है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में तो दूध हमेशा से ही एक मिक्सचर था ना, हमेशा से मिक्सचर था। लेकिन नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर क्या है? जिसमें मिलावट ना हो। तो ये नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है? When all the constituent particles, atoms, ions and molecules of a substance are same in chemical nature, that is, it is chemically homogeneous, it is said to be pure. सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसका क्या मतलब है, हिंदी में लिख देता हूं क्या मतलब है। What do you mean by pure substance? Pure substance का मतलब होता है एक ही प्रकार के कणों
यानी पार्टिकल्स से बना हुआ। खत्म बात, इसी को कहते हैं प्योर। जब भी कोई चीज एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, सीधी सी बात है वो प्योर सब्सटेंस है। अगर वो चीज एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनी हो तो भी वो प्योर है, एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बनी हो तब भी वो प्योर है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो तब भी वो प्योर है। साइंस की भाषा में व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनी हो, एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बनी हो, या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक या तो सेम प्रकार के एटम्स हो, या सेम प्रकार के आयन्स हो, या सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो, सीधा वो प्योर सब्सटेंस है। बात खत्म। हिंदी में लिख दिया, एक ही प्रकार के कणों यानी पार्टिकल से बना हुआ वो सीधा सीधा प्योर सब्सटेंस है। बात खत्म, क्लियर कट, ठीक है। उसी से बना हुआ यानी उसका मतलब पता है क्या होता है? केमिकली होमोजीनियस। केमिकली होमोजीनियस का मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक या तो एक ही प्रकार के एटम्स है, या ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के आयन्स है, या ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस चीज को प्योर बोल देंगे। समझ गए? हाँ। अब इसमें आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि सुनील भाई डाउट, एटम क्या होता है? सुनील भाई व्हाट इज एटम? सुनील भाई व्हाट इज मॉलिक्यूल? सुनील भाई व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज कंपाउंड? व्हाट इज आयन? हर एक बात बताऊंगा। उड़ा के पढ़ाना मुझे आता नहीं, मैं तो हर एक बात बताऊंगा। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अब परमाणु क्या होता है? सुनना और समझने की कोशिश करना। अब ये जो परमाणु यानी कि जो एटम है, ये क्या है? इसको जानने से पहले एक छोटा एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम मेरे पास आए और तुमने कहा कि सुनील भैया एक लाल कलर की ईंटों की दीवार बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, डन है, बनाते हैं। तुम लाल कलर की ईंटें मेरे पास लेके आए। मैंने क्या किया? एक लाल कलर की ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, दूसरी ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, तीसरी ईंट लगाई, सीमेंट लगाया। ऐसे लगाते मैंने पूरी एक दीवार बना डाली लाल कलर की ईंटों की। ये जो लाल कलर की ईंटों की मेरी दीवार है ना, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एलिमेंट है। और वो जो एक छोटी ईंट है ना, उसको मैं बोल सकता हूं मेरा एटम है। लाल कलर की ईंटों की एक दीवार बना दी, छोटी छोटी जो उसमें लाल कलर की ईंटें हैं, वो हर एक ईंट को मैं एटम की तरह मान के चलता हूं। अब वो सारे एक प्रकार के जो ईंटें हैं या एक प्रकार के एटम से जुड़ के मेरे पास क्या बनी है? एलिमेंट, यानी कि दीवार बन गई। समझ गए? तो एटम एक्चुअल में है क्या? एटम क्या है आप उसको भी समझो। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व है, हमेशा एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। हमेशा याद रखना, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। मैंने आपको क्या बोला? कोई भी चीज प्योर सब्सटेंस कब होगी? जब वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनी है, एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बनी है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस इसीलिए है क्योंकि वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? मैंने ये क्या बोला? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लाल कलर के ईंटों की मैंने दीवार बनाने का मन किया, ये मैंने बनाई, ये मेरी जो दीवार है, ठीक है ना, ये लाल कलर की ईंटों की दीवार है, ठीक है ना, ये लाल कलर के ईंटों की दीवार है। तो ये जो मेरी वॉल है, ये वॉल है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एलिमेंट। इसको एलिमेंट मान लो, है ना। और ये जो एक एटम है, वन रेड ब्रिक, इसको सिमिलर टू दैट ऑफ एटम मानो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको एटम के समान मानो और ये एलिमेंट के समान हो गई। तो व्हाट इज एलिमेंट? अगर मैंने लाल कलर की ईंटों की दीवार बनाई तो ये पूरी दीवार मेरा क्या है? एलिमेंट है। और ये एक छोटी सी ईंट जो है मेरे पास, ये एटम है। तो एलिमेंट मेरे पास एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? जी समझ में आया।
अब मजे की बात है, हम एटम को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन एन एटम। समझना, मान लो हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठे, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 और ये 16 बच्चे बैठे जो पीछे बैठ के चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। 16 बच्चे क्लास में पीछे बैठ के चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। उस 16 में से टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक को चिल्लाते हुए पकड़ लिया, टीचर मुड़ी और देख लिया चिल्ला रहा है, एक को पकड़ लिया, बोला, पकड़ के बाहर ले गई टीचर, प्रिंसिपल के सामने ले गई, बोला कि अब बता तेरा ग्रुप क्या करता है और कैसे आवाज निकालता है। अब मुझे बताओ, ये 16 बच्चे एक जैसे बच्चे हैं, क्या ये बच्चा इन 16 के 16 की प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है? हां, कर सकता है। ये 16 बच्चे सारे के सारे मस्तीखोर हैं, तो क्या ये बच्चा इस सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी बता सकता है कि ये 16 के 16 बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो कैसे बिहेव करते होंगे? बिल्कुल बता सकता है। तो इस बच्चे को जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल के पास ले गए और बोला कि बता तेरे ग्रुप वाले कैसे चिल्लाते, उसने बताया और खींच के उसके थप्पड़ की पड़ी। अब यही एटम है ना, यही तो एटम है। तो एटम क्या होता है? एटम को इस तरीके से समझिए कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है जो उस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। अब एटम क्या होता है? इस एलिमेंट की वो सबसे छोटी यूनिट जो इस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। समझ में आया? एलिमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। एलिमेंट जो होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। अब इसमें ये जो एटम है ये वो सबसे छोटी यूनिट है जो इस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को अकेले शो कर सकती है, उसे एटम कहेंगे। अच्छा, अब सुनील भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी कि अणु क्या होता है? व्हाट इज अणु? ये परमाणु और ये अणु, ये अणु क्या होता है? अणु हमारे पास एक ऐसी रासायनिक स्पीशी होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम जुड़े होते हैं और वह आपस में केमिकल रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल घोषित कर देंगे। मतलब समझो, जैसे मैंने बोला कि ये 2 एटम्स आपस में जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। 2 नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ गए तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना। 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ गए तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। अब ये एटम्स जो हैं, जो आपस में जुड़ रहे हैं, सारे सेम है ना। व्हाट इज मॉलिक्यूल? जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाएं, और वो एटम्स चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इस स्पीशी को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे 2 एटम्स आपस में जुड़े, सेम थे, 3 एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, 4 एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, सारे सेम है। देखो, 2 ऑक्सीजन के एटम सेम है, 2 नाइट्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, 3 ऑक्सीजन सेम है, 4 फास्फोरस सेम है। अच्छा, 2 से ज्यादा एटम भी आपस में जुड़ सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के, 3 एटम्स है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन के, है ना। ऐसे 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो आपको ये समझना पड़ेगा मित्रों, आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीशी जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये एटम्स सेम हो सकते हैं, ये एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, सेम एटम्स है, सेम एटम्स है, सेम एटम्स है। ये देखो, डिफरेंट एटम्स है। इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक और बढ़िया बात मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर नॉन मेटल से मिलकर, अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेजरली फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेटल्स। ये आपको हमेशा किससे मिलकर बने हुए दिखेंगे? ये नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होंगे। मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, ज्यादातर मेड फ्रॉम नॉन मेटल्स। ज्यादातर आपको ये नॉन मेटल से मिलकर बने हुए दिखेंगे। देखो, नॉन मेटल से मिलकर ही बने हुए हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। समझ में आया? क्लियर है? हाँ।
अब एलिमेंट यानी कि जो तत्व हमारे पास होता है, सबसे पहले इस टर्म को कॉइन करने वाले आदमी का नाम है रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले तत्व यानी एलिमेंट शब्द को बोलने वाला, लिखने वाला जो आदमी है उसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। 1616 यानी 1616 में इन्होंने इस एलिमेंट शब्द को दिया था। अब एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड दोज एटम्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। याद रखना, ये एलिमेंट्स आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझो, एलिमेंट यानी कि तत्व जो होता है वो सेम प्रकार के एटम्स से मिलकर बना हो। जब सारे एटम्स हमारे पास सेम हो तो ये स्पीशी एलिमेंट कहलाती है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी शो कर सकता है वो एटम है। अब ये एटम कभी कभी क्या है, सिंगल एटम भी रह सकते हैं और ये एटम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी इसकी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो एक बार आप लिख देंगे आए भैया कि सुनील भाई हमें समझ में आ रहा है। मैं इस वाली स्टेटमेंट का जो लास्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब अभी आपको क्लियर करूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यहां तक समझ में आ गया तो आए भैया लिख दो। हैप्पी बर्थडे सुनील सर। मेरे भाई, मेरा बर्थडे नहीं है, 21 फरवरी को आता है और 21 फरवरी जा चुकी है। ठीक है, चलो चलो, क्लियर है? देखो, मैं बहुत आराम से तुमको बता रहा हूं। अगर तुमने ये सब समझ लिया, विश्वास मानो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें गलत नहीं सिखाऊंगा। चाहूं तो मैं भी शॉर्टकट में उड़ा सकता हूं, लेकिन उड़ाऊंगा नहीं। तुम्हें हर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एटम क्या होता है? एलिमेंट की सबसे छोटी वो यूनिट जो इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को अकेले शो करने का दम रखती है, उसे एटम कहते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपस में जुड़ जाएं तो इस स्पीशी को मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं और ये एटम्स देखो आपके, ये देखो, ये डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। ये सारे सेम हैं और वो सारे डिफरेंट हैं। एलिमेंट जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बना है, इसीलिए वो प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है। मैं क्लियर करूंगा इस स्लाइड में, मैं आपको क्लियर करूंगा। इस स्लाइड में मैं आपको यहां पर इस चीज को क्लियर करूंगा। इस स्लाइड में मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सुनील भाई, एलिमेंट्स अभी आपने बोले थे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस, एक बार ये भी हमको बता दो। हमको पता ही नहीं है भैया, मेटल्स कौन से हम भूल गए, नॉन मेटल्स कौन से भूल गए, मेटलॉइड्स कौन से भूल गए, नॉन मेटलॉइड नोबल गैसेस कौन सी भूल गए। तो मैं बता देता हूं। एलिमेंट्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी गुणों के आधार पर 4 प्रकार के तत्व हैं। एलिमेंट्स 4 प्रकार के होते हैं गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे। पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स और चौथा नोबल गैसेस। नाम याद करो ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की, मेटलॉइड की, नोबल गैस की। सबसे पहला लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कहीं मैं बोलूं पोटेशियम तो भी मेटल है, मैग्नीशियम बोलूं तो मेटल है, कैल्शियम बोलूं तो मेटल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल है। एक और फैक्ट, मरकरी इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको पारा। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है यानी कि धातु है जो रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये सारे मेटल्स के नाम हैं, याद होने चाहिए। नॉन मेटल्स, अब सुनील भैया एलिमेंट्स के प्रकार गुणों के आधार पे, दूसरा प्रकार है नॉन मेटल्स यानी अधातु। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है, आयोडीन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। मजे की बात आपको बता दूं, ये सारे नॉन मेटल्स क्या है? सॉलिड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, सारे के सारे सॉलिड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, यानी जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे कौन सी स्टेट में मिलेंगे आपको? गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आपको रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे गैसियस फॉर्मेट में मिलेंगे। और इकलौता नॉन मेटल जो आपको यहां पर लिक्विड स्टेट में मिलेगा वो आपको मिलेगा ब्रोमीन। कौन सा है वो? वो है ब्रोमीन। क्लियर हो गया?
जी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स के नाम सारे के सारे हमें समझ में आ गए हैं, नॉन मेटल्स के नाम हमें समझ में आ गए हैं। ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, और वो लिक्विड स्टेट में है। मेटलॉइड्स यानी कि हमारे पास होते हैं सेमी मेटल। तो जो कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स हैं उसकी एक ट्रिक आपको बता देता हूं। मैं और टीना फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। टीचर एकदम से मुड़ता है और बोलता है, भाग सुनील और टीना। क्या बोलता है? भाग सुनील और टीना। बोरॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन और टेलुरियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक और टेलुरियम, ये हमारे पास होते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। यानी ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। ये नाम याद रहेंगे, भाग, सुनील और टीना। और लास्ट हमारे पास क्या आता है? लास्ट हमारे पास आता है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस और जीरो ग्रुप गैसेस। 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं गुणों के आधार पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। मेटल्स के नाम देख लिए, नॉन मेटल्स के देख लिए, मेटलॉइड्स के देख लिए। हां सुनील भैया, अब देखो इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस और जीरो ग्रुप गैसेस, ये कौन कौन सी हैं? इसको याद रखना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो भैया, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बोलो भैया, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो क्या हुआ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस और जीरो ग्रुप गैसेस होंगी। सन 1900 में ये सारी गैसेस 1900 में डिस्कवर हुई। क्लियर? 1900 में दोस्तों ये गैसेस जब डिस्कवर हुई तो लोगों को लगा ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगी, कंप्लीटली अनरिएक्टिव है, तो नाम पड़ गया इनर्ट गैसेस। पर 1960s के आसपास कुछ कंपाउंड्स मिले थे जिनॉन और क्रिप्टन के, तो लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है, लिटिल रिएक्टिविटी है। इसका मतलब लिटिल रिएक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लिटिल रिएक्टिविटी तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली अनरिएक्टिव है। हम यह बोलते कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी है, तो नाम पड़ गया नोबल गैसेस। क्या है? हिस्ट्री बता दी मैंने आपको, सब 1900s में डिस्कवर हुई थी, कंप्लीटली अनरिएक्टिव मानी गई, किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, तो नाम रख दिया इनर्ट गैस। लेकिन 1960s के आसपास कुछ कंपाउंड्स मिले जिनॉन और क्रिप्टन के, तो लगा कि लिटिल रिएक्टिविटी, थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है? नोबल गैसेस। रेयर गैसेस भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसीलिए। जीरो ग्रुप गैसेस इनका नाम इसीलिए है क्योंकि जब ये डिस्कवर हुई थी तो मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल उससे बहुत पहले आ गई थी, 1860 के आसपास में आ गई थी, 1863 के आसपास में। 1863 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, ये डिस्कवर हुई सन 1900 में। लेकिन इन गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया था बिना एग्जिस्टिंग टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर। उस ग्रुप का नाम रखा जीरो ग्रुप। तो इनका नाम इनर्ट भी रख सकते हैं, नोबल है, रेयर ग्रुप गैसेस है या जीरो ग्रुप गैसेस है, चारों नाम इनके हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। तो एलिमेंट के सबसे पहले हमने नाम याद करे कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर ग्रुप गैसेस और जीरो ग्रुप गैसेस होती हैं। अब एलिमेंट्स के और प्रकार हम समझेंगे। हमने 4 प्रकार के एलिमेंट समझे गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे। अब हम लोग जो एलिमेंट्स के प्रकार समझेंगे वो हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के आधार पे। तो यहां पे 2 प्रकार के हम लोग एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स और दूसरा हमारे पास है पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स। अब ये दोनों कौन कौन से प्रकार है सुनील भैया, थोड़ा सा समझाओ। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम, पॉली इसका मतलब क्या होता है? 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। अब ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं।
वेरी इंपॉर्टेंट उदय वालों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बच्चों को ग्रेजुएशन तक भी ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, रट लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता। सुन लेना, समझ लेना, आ जाएगा। मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने बोला एलिमेंट को मैं प्योर सब्सटेंस बोलता हूं क्योंकि एलिमेंट जो है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है ना? हाँ। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर क्या है? एटम 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 एटम, सिंगल सिंगल एटम है। एक एक एटम यानी एक एक ईंट को जोड़कर इसको बनाया गया है। समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, ये एक एटम हुआ, फिर 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 एक एटम हुआ। एक एक एटम को जोड़ा, सारे एटम सेम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहलाएगा। सिंगल एक एटम लिया, फिर दूसरा एटम लिया, तीसरा एटम लिया, ऐसे सारे सिंगल 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 एटम जुड़े, सारे एटम्स हमारे पास सेम थे। तो जब भी कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस होगा जिसके अंदर सारे एटम्स हमारे पास सेम होंगे, उसे एलिमेंट कहेंगे। अब एलिमेंट हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक मोनो एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में क्या होगा? एक सिंगल सिंगल एटम जुड़ेंगे। क्या सारे सेम होंगे? सारे सेम होंगे। सारे एटम सेम होंगे लेकिन सिंगल सिंगल एटम जुड़ेंगे। अब ये यूजुअली किसके अंदर होता है? मैं आपको बताऊं, ये यूजुअली होता है मेटल्स में, ऐसा होता है मेटलॉइड्स में, ऐसा होता है नोबल गैसेस में, ऐसा होता है एंड सम नॉन मेटल्स में ऐसा होता है कि वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। कुछ हमारे पास जो नॉन मेटल्स है वो पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है। देखो, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनने वाला। फोकस पूरा स्मार्ट बोर्ड पे। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, एलिमेंट का मतलब क्या है? सुनील भाई, एलिमेंट का मतलब है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनने वाली चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बोलता एफ ई 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 एफ ई, यानी सारे के सारे आयरन के एटम्स है। सारे के सारे आयरन के एटम सिंगल सिंगल एटम से जुड़कर पूरा का पूरा आयरन एलिमेंट बना होगा। अब देखो, क्या सुनील भाई ये एलिमेंट है? हां, देखो सारे एटम्स हमारे पास सेम है, सारे के सारे एटम्स ऊपर तक क्या होंगे? सेम होंगे। क्या यहां पर सारे एटम सेम है? देखो सारे के सारे हमारे पास एटम्स जो है वो सेम है, तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो ये मोनो एटॉमिक क्यों और ये पॉली एटॉमिक क्यों? ये मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक इसीलिए क्योंकि यहां पर जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दो एटम आपस में जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया O2 मॉलिक्यूल। ऐसे यहां पर ये दोनों जुड़ गए, O2 मॉलिक्यूल, 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 O2 मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं जब वो एलिमेंट का निर्माण कर रहे हो। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा। ये सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना है, ये भी सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना है। अब कभी कभी क्या होता है, एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो सेम एटम्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे कि सेम एटम्स जो थे, इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया। मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, है ना। ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट। और ऑक्सीजन एलिमेंट किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फास्फोरस है। अब फास्फोरस में क्या है? चार फास्फोरस के एटम्स जो है आपस में जुड़ गए।
4 फास्फोरस के एटम सारे आपस में जुड़ गए, 4 फास्फोरस के एटम सारे आपस में जुड़ गए, 4 फास्फोरस के एटम, सारे एटम देखो फास्फोरस के हैं, सारे के सारे फास्फोरस के हैं। तो हम कहेंगे जब भी कोई केमिकल स्पीशी सेम प्रकार के एटम से मिलकर बनी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और कभी कभी क्या हो सकता है, वो जो एटम्स हैं वो किसकी तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इस पूरे एलिमेंट के अंदर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। ये देखो सारे एटम सेम है ना, तो जब भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर जितने एटम है सारे सेम है तो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सबसे पहला सुनील भैया, फास्फोरस जो हमारे पास है, फास्फोरस इसका केमिकल सिंबल क्या होता है? फास्फोरस का केमिकल सिंबल हमारे पास P होता है। सुनील भैया, फास्फोरस हमारे पास एलिमेंट क्यों है? क्योंकि वो सेम प्रकार के एटम से मिलकर बना है, सारे फास्फोरस के ही एटम्स हैं, लेकिन यहां पे फास्फोरस के एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस फॉर्मेट में? मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी मॉलिक्यूल, 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 लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा एटम हो। कोई बच्चा बोले सुनील भैया इसको मॉलिक्यूल घोषित करेंगे, मैं कहूंगा नहीं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा एटम हो। ये हमारे पास सिर्फ एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आया? इसके सारे एटम सेम है, इसके भी सारे एटम सेम है, लेकिन यहां पे इसके एटम मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके सारे एटम हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कैसे? मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनको हम बोलेंगे क्या? अरे भाई ये क्या हो गया? इनको हम बोलेंगे क्या? इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से। इसके सारे एटम सेम है ना मॉलिक्यूल के, तो इसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो डन है। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार आए भैया लगा देंगे फटाफट से कि सुनील भाई यहां तक 100% समझ में आ रहा है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतना समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सुनील भाई यहां तक समझ में आ रहा है, हमें एटम क्लियर हो गया, हमें एलिमेंट क्लियर हो गया, हमें मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। बाकी अगला पार्ट फिर मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपके लिए फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा ये। अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको अभी कट कर देता हूं, ठीक है। और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो ये आपको होमवर्क में दे दिया मैंने, और दिस इज डन। चलो बता दो, क्लियर है भाई? देखो मैं एफर्ट लगा रहा हूं, तुम भी एफर्ट लगाओ। मैं तुम्हारे लिए एकदम पागल होकर पढ़ाऊंगा, तुमको पागल होकर पढ़ना पड़ेगा। मैं पागलों की तरह एफर्ट देकर पढ़ाऊंगा, तुमको पागलों की तरह एफर्ट देकर पढ़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं अभी तक आपको ये चीज नहीं पता होगी। बहुत सारे बच्चों को होगी, बहुत सारे को नहीं होगी, है ना। अब ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आया होगा। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि सेम प्रकार के एटम्स से मिलकर बना है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करें। इस केस में मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस केस में मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के एलिमेंट होंगे, एक मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक हमेशा मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, कभी कभी पढ़ाई करते हुए आप लोगों को नींद आ जाए, तो सुनील भैया नींद कैसे भगानी है? मैं आपको एकदम एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ाऊंगा, बॉडी की, दिमाग की, आपकी एफिशिएंसी पे काम करूंगा मैं। अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो आपको नींद आ रही है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपको नींद आ रही है, तो नींद कैसे भागेगी? सबसे पहला, जब भी आप पढ़ाई करते हो, डोंट फील टू कंफर्टेबल व्हाइल स्टडिंग। यानी कि ऐसा नहीं कि बिस्तर पे लेट के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोफा पे लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ जाएगी। टेबल, चेयर, कुर्सी इनका इस्तेमाल करो, जमीन पे आसन बिछाओ, उस पे बैठ के पढ़ाई करो। तो डोंट फील टू कंफर्टेबल व्हाइल स्टडिंग, यानी पढ़ते समय ज्यादा कंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो अच्छा रहेगा। अच्छा, पानी पीने से बार बार यूरिनेट करने जाओगे ना तो बॉडी अलर्ट रहेगी। तीसरा, ज्यादा नींद आए, जोर जोर से बोल के पढ़ो, चल चल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। रात को अच्छे से 6 से 8 घंटे की नींद लो,
आपको नींद पढ़ते समय नहीं आएगी। फिर भी अगर स्कूल से आते हो, थक गए हो, खाना खा के 1 से 1.5 घंटा सो जाओ, है ना, और फिर आप अपनी क्लासेस को अटेंड करो। तो मैं कहूंगा ये टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अब हमारी क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंसानियत का ज्ञान, एमक्यू बिल्डर यानी मॉरल क्वोशंट बिल्डर, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि मार्क्स का डर देने वाले लोग मैं समझता हूं इनका आईक्यू बहुत कम होता है या ये बहुत लालची होते हैं। जो इंसान आपको मार्क्स का डर दे रहा है उसका आईक्यू या तो बहुत कम है या वो बहुत पैसे का लालची है। मार्क्स आपकी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। पढ़ाई करनी है भेजे को खोलने के लिए, समाज को समझने के लिए, एक रेशनल थिंकर बनने के लिए। जैसे ये सिचुएशन है, मान लीजिए एक सिचुएशन है, आप समझिए, है ना, ये एक बच्चा है जिसको पूरी क्लास परेशान करती है, जबरदस्ती परेशान करती है। मेरी क्लास में एक लड़का था शशांक, मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊंगा। मान लो इस बच्चे को पूरी क्लास परेशान करती है, दुखी करती है, बहुत दुखी करती है। कभी इसके ऊपर कोई पानी डोल दिया, कभी इसको घिरा दिया, कभी इसका खाना खा लिया, और आप इस क्लास के अंदर है तो आप क्या करेंगे? सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बड़ा भाई हूं, आपको अच्छी चीजें सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। डेफिनेटली मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, डेफिनेटली आप मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। इसी प्रकार इंसान जीवन में जब ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों के ज्ञान में वर्धन होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। मेरी क्लास में एक लड़का था शशांक। मैंने मेरी दादी मां को यह बात बताई थी कि शशांक को हर कोई परेशान करता है, बहुत दुखी करता है। मेरी दादी मां ने कहा पूरा झुंड अगर उसके खिलाफ है, तुम अकेले उसके साथ खड़े हो जाओ। मैंने शशांक का साथ दिया, और आपको मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, शशांक आज जो ये झुंड बनाने वाले लोग थे उनसे जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहा है। क्योंकि झुंड दोस्तों हमेशा गीदड़ बनाते हैं, शेर कभी झुंड नहीं बनाते। शेर अकेले रहते हैं और वो काफी हैं। कभी आपने जंगल में शेर को झुंड बनाते हुए देखा है? नहीं। गीदड़ झुंड बनाएंगे, लोमड़ी झुंड बनाएगी, शेर नहीं। तो अगर आपको लगे कि कोई झुंड किसी एक बालक को परेशान कर रहा है आपकी क्लास में, तो मेरे दोस्तों उसके लिए परमात्मा बन के जाइए और उसकी मदद करें, उसके साथ खड़े रहें। आज मुझे बड़ा गर्व है कि शशांक आउट ऑफ इंडिया में रहता है और बहुत अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में। इनफैक्ट हम सबसे अच्छा कर रहा है। और जो लड़के ग्रुप बना के उसको परेशान करते थे, भिलवाड़ा में जनरल स्टोर की दुकान खोल के बैठे हैं। यूनिवर्स हर चीज का फैसला करता है। जब कर्म लौट के आते हैं तो ऐसा तमाचा मारते हैं कि दांत जबड़ा सब बाहर आ जाता है। तो कर्मों को अच्छा करें मेरे दोस्तों, लोगों की मदद करें। जितनी मदद करेंगे उतना आपके कर्म अच्छे होंगे। जानवरों की मदद करें। गर्मी का मौसम है, जानवरों को पानी पिलाने की कोशिश करें, दूध पिलाने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें। कोई आज कमजोर है कल नहीं होगा। घड़ी में 12 2 बार बजते हैं दोस्तों। आज अगर समय सामने वाले का है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका समय है, शायद कल सामने वाले का होगा। आज सामने वाले का है तो कल आपका होगा। समय की खास बात यह है कि वो बदलता जरूर है। समय को थोड़ा समय दें। तो अगर आपको लगता है कोई कमजोर है, कमजोर की सहायता करें, क्योंकि वो आज कमजोर है कल नहीं होगा। समय की खास बात यही है कि समय ऐसे बदलता है। तो बस दोस्तों, चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको साइंस से प्यार करवा सकूं, हर एक वाई का आंसर दे सकूं। मेरी कोशिश को वेस्ट मत जाने देना। केमिस्ट्री क्लास 11th की इतनी आसान नहीं है। दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी, चीजें नई हैं, समय भी लगेगा। तो गुस्सा मत होना, पेशेंस रखना, धैर्य धारे। पेशेंस रखोगे सब आएगा, पेशेंस नहीं होगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं। बाकी कोई भी आपको नंबर के डरों से अगर डरा रहा है तो मेरे दोस्त, वह आपको पागल बना रहा है, क्योंकि उसे व्यापार करना है। नंबरों से आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये मैं नंबर लाने के बाद आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, सब अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नियत अच्छी रखना। अच्छी नियत होगी तो नियति भी अच्छी होगी, लेकिन नियत बद्ध तो जीवन रद्द। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।